गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका निरक्षीय स्थिति में या इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी बिंदु पर द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक हो गया। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा और अब नेक्स्ट है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय माने द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत। अक्ष के अनुदिश हो जाएगा अक्षीय स्थिति और ये हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। तो माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और आर दूरी पर एक बिंदु हमारे पास, एक पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पर हमने जो पूरे के पूरे डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु से ये पी बिंदु तक की दूरी जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना वो है आर। तो अब इस प्रकार से ये मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ से और ए बिंदु तक की दूरी माना ये मध्य बिंदु ओ हो गया। तो यहाँ से यहाँ ए बिंदु तक की दूरी ये एल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी एल, क्योंकि पूरे डायपोल के बीच की दूरी जो हम लिखते हैं वो 2l के रूप में लिखते हैं। ठीक हो गया। तो अब यदि पी बिंदु जो है वह प्लस क्यू आवेश से मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक हो गया। अब बात आती है कि जो दूरी लेते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो लेते हैं आवेश से उस बिंदु तक की दूरी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास। समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का मान कितना होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का मान हो जाएगा √r² प्लस l²। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से है तो ये भी हो जाएगा r² प्लस l²। अब देख लो भाई, यहाँ पर -q जो आवेश है वहाँ से, या द्विध्रुव का -q वाला जो सिरा है वहाँ से p बिंदु की दूरी भी उतनी है और q बिंदु की दूरी भी उतनी है। तो इस p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है वह तो बराबर होगा, लेकिन यदि हम दिशाएं देखें तो हम जानते हैं कि प्लस q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, धनावेश के कारण। तो उसी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, तो इसको हम इस प्रकार से बना दें, ये हो गया बाहर की ओर, मान उसी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। तो प्लस की आवेश कारण माना पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, तो उसकी दिशा इस प्रकार से हमने बाहर की ओर कर दी। ठीक हो गया। और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, अंदर की ओर, उसी रेखा के अनुदिश अंदर की ओर। तो E2 की दिशा इस प्रकार से अंदर की ओर होगी। ठीक हो गया। अब देख लो भाई, E1 और E2 का मान वैल्यू तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। तो एक ही दिशा इस दिशा में है, एक ही दिशा इस तरफ है। तो इन्हें दोनों का जो परिणामी है, रिजल्टेंट किस ओर कार्य करेगा, तो इस प्रकार से इस तरफ कार्य करेगा E। ठीक हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो कुल डायपोल के द्वारा जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसकी दिशा इस प्रकार से होगी। ठीक हो गया। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसी वाले को हम यहाँ बगल में लिख लेते हैं। तो देख लो भाई, ये वाला E1 वाला हो गया, प्लस के आवेश कारण E1 दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाला E2 की जगह यहाँ पर हमने E2 इस तरफ से लिख दिया और परिणामी ये हो गया। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये थीटा एंगल हो गया। तो E1 जो वेक्टर है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। लंबवत घटक हो जाएगा E1 E साइन थीटा, तो E1 है तो E1 साइन थीटा E1 का, और क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा। उसी प्रकार से E2 वाले का हो जाएगा E2 साइन थीटा लंबवत घटक, और क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 कॉस थीटा। इस प्रकार से E1 व E2 की वैल्यू तो बराबर है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, काट देंगे, अर्थात ये एक दूसरे को काट देंगे। तो अब परिणामी क्या बचा, ये का जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, E1 कॉस थीटा की दिशा भी इसी तरफ है और E2 कॉस थीटा की दिशा भी इसी तरफ है। इस प्रकार से जो E की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा का योग, अर्थात E1 का जो क्षैतिज घटक और E2 का जो क्षैतिज घटक है उनका जो योग होगा वह परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको देख लो, इस फिगर में देख लो। पहले लेते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा, तो हम जानते हैं E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर। आर मैंने क्या है, जिस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, तो आवेश से इस बिंदु तक की दूरी आर तो नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर का मान तो इतना है, अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर हट गया आर स्क्वायर के कारण। ठीक हो गया इक्वेशन 1। और इसकी दिशा कैसी होगी, E1 की जो दिशा है प्लस की आवेश के कारण, वह कैसी है, बाहर की ओर, किस तरफ, बी से पी की ओर, बाहर की ओर, बी पी दिशा में। ठीक हो गया। और उसी प्रकार से नेक्स्ट है माइनस क्यू आवेश के कारण जो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर यदि एप्सिलॉन नॉट कब होगा, जब यहाँ पर जो माध्यम है वो निर्वात अथवा वायु है। यदि हम मान लें कि यह किसी अन्य परावर्तांक वाले माध्यम में है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा उसका परावर्तांक, उस माध्यम का परावर्तांक भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ पर माना हम लेते हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है डायपोल है वो के परावर्तांक वाले माध्यम में है, तो इसी प्रकार से E2 का मान भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन दूरी, दोनों दूरी समान है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो E1 और E2 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी कैसी होगी, अंदर की ओर, P से A तक की, तो P A दिशा में। ठीक हो गया। अब जो कुल जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है E का मान कितना लिखा आया है हमारे पास यहाँ पर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, अर्थात जो पूरे डायपोल के कारण E1 की वैल्यू इतनी, E2 की वैल्यू इतनी है, तो जो इन दोनों का परिणामी होगा E जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, उसका जो मान है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 प्लस cos थीटा कॉमन आएगा तो E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा। तो E1 और E2 का मान तो बराबर है। ठीक है, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 हो गया cos थीटा प्लस E2 का मान भी उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये पूरा का पूरी वैल्यू समान है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2 ले लेते हैं आगे, तो 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा। 2 cos थीटा हो गया, 2 यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से हम, ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया E का जो मान होगा। अब यहाँ पर cos थीटा का जो वैल्यू है हम यहाँ से ले लेते हैं। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार का मान है L और कर्ण का मान कितना है अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन में cos थीटा इक्वल टू L अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर को लिख सकते हैं 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2, इसको हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक हो गया। और अब cos थीटा की जगह हम इसको लिख लेते हैं, तो cos थीटा की जगह हो जाएगा L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर जो गुणा हो रहा है वो 2Q इंटू एल हो रहा है। 2QL को हम लिखते हैं, चूँकि 2QL को हम वैल्यू जो आगू P से डिनोट करते हैं, तो इस P की वैल्यू को हम 2QL की जगह रख लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास आगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2QL की जगह हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, दोनों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएगी। इसकी घात कितनी, 1, तो 1 प्लस 1/2 ही हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2
इक्वेशन 4। ठीक हो गया। अब इसमें हमने पहले बताया कि यदि जो R का मान होता है वो L की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों के दोनों डायपोल में दोनों जो चार्ज होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने अक्षीय स्थिति में लिया था कि यदि जो L की वैल्यू है वो काफ़ी कम है किसी तुलना में, R की तुलना में, तो हम यहाँ पर L स्क्वायर का मान और भी ज़्यादा कम होगा तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन, अब L स्क्वायर तो हमने हटा दिया तो यहाँ बचा R स्क्वायर इंटू इसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा R3। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन R3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मान हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन R3 न्यूटन पर कूलम। अब यदि जो डायपोल है वह किसी परावर्तनांक वाले माध्यम में रहकर निर्वात या वायु में है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान होता है 1, तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो निर्वात अथवा वायु में यदि डायपोल रखा है और उसके किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा A की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R3 न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में डायपोल के किसी डायपोल के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। यदि कि परावर्तन वाला माध्यम में है तो ये वाला, और यदि निर्वात अथवा वायु में है तो ये वाला फॉर्मूला।